भाग 11। इशिका जाते हुए आहान को देख रही थी। वो अपने कमरे में जा चुका था। इशिका अभी भी वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आहान के घर में थी और उसे पता तक नहीं था, पर आहान का एटीट्यूड याद आते ही उसका मुंह बन गया। वो खुद में ही बोली, ईशु, ये बंदा ना तेरे लायक नहीं है। इतना ज्यादा एटीट्यूड है इसमें। हाँ, एटीट्यूड इशिका कपूर में भी कम नहीं है। इशिका इतना कहकर आहान के कमरे को घूरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो अपने कमरे तक आई, पर उसकी नजरें अभी भी आहान के कमरे के बाहर कॉरिडोर में लगे बंद दरवाजे पर थी। वो अब अपना सर झटकते हुए अपने कमरे के अंदर चली आई। आहान अपने कमरे में बैठा कॉफी पी रहा था। उसकी आंखों के सामने इशिका का चेहरा एक बार फिर घूमने लगा। उसकी बातों के बारे में सोचकर आहान इरिटेट होने लगा। उसने कॉफी का सिप लेकर कप टेबल पर रखा और चिढ़ते हुए बोला, ये लड़की अजीब है। अगली सुबह फिर इशिका जल्दी उठ गई थी। वो मंदिर में आकर दादी जी की मदद करने लगी। कुछ देर बाद बाकी सब पूजा के लिए आए और पूजा शुरू हुई। आहान अपने कमरे में सोया हुआ था। उसके कानों में नीचे हो रही आरती की आवाज आने लगी, पर वो अब भी सोया हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। आहान ने यूं ही आंखें बंद किए ही अपना फोन उठाया और कॉल रिसीव किया। सर, 9 बजे आपकी मीटिंग है। दूसरी ओर से आवाज आई। इतना सुनकर आहान ने हल्की सी आंख खोली और फोन वापस रख दिया। वो उठकर बैठ गया। उसने बेड पर ही पड़ी अपनी टी-शर्ट पहन ली और अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया। मंदिर आहान के कमरे के पास वाली बैल्कनी से साफ दिखता था। वो जैसे ही बैल्कनी में आया, उसकी नजरें एक जगह थम गई। मंदिर में तुलसी के पौधे के पास इशिका थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट लाल सलवार के साथ पहना था। सर पर दुपट्टा रखा हुआ था और आंखें बंद किए वो तुलसी में जल अर्पित कर रही थी। आहान की नजरें इशिका पर ही थमी हुई थी। इशिका ने कलश नीचे किया और हाथ जोड़ दिए। उसके हाथों में पहने ब्रेसलेट में लगा स्टार लटक गया। आहान ने जैसे ही वो देखा, उसे वो दिन याद आ गया जब उसने चंडीगढ़ के होटल में गार्डन में बैठी हुई लड़की को देखा था। तो यही ब्रेसलेट उसके हाथ में भी था। क्या ये वही थी? आहान के मन में ख्याल आया। इशिका ने आंखें खोली और उसने वो कलश उठाकर मंदिर में रखा। इस वक्त यहाँ इशिका के साथ वेदिका और आरव भी मौजूद थे। इशिका की पूजा खत्म होता देख आरव बोला, वैसे आज आप और ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आहान ने आरव की बात सुनी तो उसके फेस एक्सप्रेशन अपने आप गहरा गया। इशिका के कानों में जब आरव की बात पड़ी तो वो मुस्कुराने लगी, जो देखकर आहान की नजरें इशिका को घूरने लगी, जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। इशिका ने अपने सर पर रखा दुपट्टा हटाया। उसने दुपट्टा सही से अपने गले में डालते हुए बिना किसी भाव के कहा, खूबसूरत कहकर भी आपकी दाल मेरे सामने नहीं गलेगी आरव जी। जी पर उसने कुछ ज्यादा ही जोर दिया, जो सुनकर आरव बड़े ही प्यार से बोला, क्या पता कब क्या हो जाए। आहान गहरे एक्सप्रेशन लिए ये सब देख और सुन रहा था। इशिका ने आरव की ओर देखा और वो शांत सी आवाज में बोली, आपके टाइप की नहीं हूं मैं, तो चांस मत मारिए। जरा पुरानी सी सोच है मोहब्बत के मामले में मेरी। आहान ने जैसे ही ये सुना, उसकी नजर इशिका पर थम सी गई। वो इशिका को देख रहा था, तभी आरव की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या सोच है आपकी? आप नहीं समझेंगे, रहने दीजिए। इशिका मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वेदिका भी हंसते हुए इशिका के साथ ही चली गई। आरव जाती हुई इशिका को देखकर मुस्कुराते हुए खुद में ही बोला, उफ, इसकी बातें। आहान ने उसकी ये बात सुन ली थी। वो गहराए हुए एक्सप्रेशन के साथ आरव को देखते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। इधर इशिका बाकी सबके साथ ही हॉल में थी। गायत्री जी ने सबको चाय दिया कि तभी आहान सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। उसको देखते ही आरव ने अपनी आंखें बंद की और सर झटकते हुए अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखा। अभी 7:30 हो रहे थे और आहान यहाँ था। भाई, आप सच में हो यहाँ? आरव आंख मसलते हुए हैरानी से बोला। आहान आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा तो वो चुप हो गया। आरव की हरकत पर दादी जी ने उसे आंख दिखाई। तभी इशिका की नजर आहान पर पड़ी। व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू 3 पीस में वो एकदम डैशिंग लग रहा था। आहान, आजा, तेरे लिए कॉफी लाती हूँ मैं, गायत्री जी ने प्यार से कहा। आहान बिना कुछ बोले अपनी दादी के पास आया और उसने झुककर उनके पैर छुए। खुश रहो। दादी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसकी ये बात एक बार फिर इशिका को बहुत अच्छी लगी। गुड मॉर्निंग दादी माँ, आहान उठते हुए बोला। आहान, बैठो हमारे पास, कहते हुए दादी जी ने उसे अपने पास बैठा लिया। वेदिका और इशिका राजवीर जी के पास बैठी हुई थी। इशिका चुप चुप कर आहान को ही देख रही थी। राजवीर जी और आहान दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे। तभी एक नौकर आया। उसने आहान को उसकी ब्लैक कॉफी दी। आहान अब शांत सा अपनी कॉफी पीने में लग गया। आरव उठकर इशिका के पास आकर बैठते हुए बोला, वैसे इशिका जी, कैसा है आपका अमृतसर? उसकी बात सुनकर आहान की आईब्रो ऊपर हो गई। वो अपने भाई को बहुत गौर से देखने लगा। आप चलेंगे वहां, सब पता चल जाएगा आपको, इशिका मुस्कुराते हुए बोली। आरव ने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले ही कि तभी उसके कानों में आहान की सख्त आवाज आई, आरव, तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ? आरव ने अपने होंठ बंद कर लिए। उसके चेहरे पर आए भाव साफ बता रहे थे कि उसने काम नहीं किया। आरव के फेस एक्सप्रेशन सब बहुत गौर से देख रहे थे। तभी आवाज आई, यू आर सो इर्रिस्पॉन्सिबल। आहान और राजवीर जी एक साथ सख्त आवाज में बोले थे। सबकी नजरें अब उन दोनों पर ठहर गई, पर तभी उन दोनों की नजरें मिली। आहान उनसे अपनी नजर हटाकर आरव को घूरते हुए सख्ती से बोला, 11 बजे मुझे वो फाइल मेरी टेबल पर चाहिए। आरव का मुंह हैरानी से खुल गया। वो बेचारगी से बोला, लेकिन भाई इतनी जल्दी कैसे होगी? ये तुम जानो। कहते हुए आहान फिर अपनी कॉफी में लग गया। आरव मुंह बनाए हुए उसे घूर रहा था, पर आहान का ध्यान उस पर नहीं था। वहीं इशिका भी आहान को ही देख रही थी। उसका बिहेवियर देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर कैसा है आहान। आहान उठा और जाने लगा कि गायत्री जी बोली, बेटा नाश्ता तो कर ले। आहान ने कुछ नहीं कहा और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया।
इशिका उसे ही देख रही थी और ये दादी जी के अलावा किसी ने नहीं देखा था। वो मुस्कुराते हुए इशिका और आहान को देख रही थी। ब्रेकफास्ट करके आहान उठा कि तभी उसकी माँ बोली, आज तो वक्त पर आएगा ना। आहान कुछ कहता उससे पहले राजवीर जी बोले, अगर काम बढ़ गया है तो तुम अपने लिए सेक्रेटरी अपॉइंट कर लो। उनकी बात सुनकर आहान की आंखों में गुस्सा भर आया, तो वहीं बाकी सबके चेहरे पर परेशानी और डर के मिले जुले भाव आ गए। आहान अपने पापा को देखते हुए गुस्से से अपने हर शब्द पर जोर देता हुआ बोला, थैंक यू बट नो थैंक यू मिस्टर राजवीर मेहरा। मेरे लिए आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इशिका हैरान थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपने पापा से ऐसे ही बात कर सकता है। आहान, दादी जी कुछ कहने की कोशिश करने लगी कि तभी आहान शांत सी आवाज में बोला, आई एम सॉरी दादी माँ। इतना कहते हुए आहान घर से निकल गया। राजवीर जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो भी उठकर वहां से हट गए। बाकी सब थोड़ा परेशान दिख रहे थे। इशिका को सब कुछ बहुत अजीब लगा, पर इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहना ही ज्यादा सही समझा, क्योंकि सब परेशान थे। आहान आकर अपनी कार में बैठा, उसने तेजी से कार आगे बढ़ा दी। उसके फेस पर अभी भी बहुत तेज गुस्सा था। कुछ देर तक बहुत तेज स्पीड से कार ड्राइव करने के बाद उसने स्पीड कम की। अब काफी हद तक उसका गुस्सा कंट्रोल में था। इशिका के मन में अब आहान को लेकर जो भी बातें थी वो उलझती जा रही थी। ये है क्या? कभी इतने शांत, कभी इतना एटीट्यूड, कभी इतना गुस्सा। दादी माँ के साथ, आंटी जी के साथ इतने अच्छे से बिहेव किया और अंकल जी से इतना ज्यादा गुस्सा। इशिका बहुत कंफ्यूज होती जा रही थी। बाबा जी, ये बंदा ना मिस्ट्री है, अजीब है, खड़ूस सा। मुझे एटीट्यूड दिखाया, समझ आया, पर अपने पापा से ऐसे कौन बात करता है? मुझे तो लग रहा है ये ना बिजनेस करते करते ये भूल ही गए हैं कि वो इनके बिजनेस कलीग नहीं, पापा हैं। भुलक्कड़ इंसान। इशिका खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। क्या इशिका आहान की इस बेरुखी का कारण समझ पाएगी? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 12। इशिका आहान के बारे में सोचते हुए सीढ़ियों से ऊपर आई। आरव अपने कमरे में बैठा हड़बड़ाते हुए काम कर रहा था। इशिका को उसकी हड़बड़ाहट देखकर हंसी आ रही थी, पर फिर उसने धीरे से दरवाजा नॉक किया। आरव ने जैसे ही इशिका को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं अंदर आ जाऊं? इशिका ने परमिशन मांगी। आरव तुरंत उठकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम्हें परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। इशिका उसके कमरे में आई। लाइट येलो और ग्रे शेड का उसका कमरा था। सारी चीजें सही से जगह पर रखी हुई थी। इशिका लैपटॉप के पास काउच पर बैठकर लैपटॉप में देखने लगी। हे, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? आरव ने इशिका को लैपटॉप दिखाते हुए पूछा। इशिका मुस्कुरा दी। आरव की आंखों में चमक आ गई। इधर आहान ऑफिस आया। वो मेन डोर से होते हुए अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगा। इस वक्त कुछ ही स्टाफ मौजूद था। सबने उसे ग्रीट किया। आहान हाँ में सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। वो कैबिन में आकर बैठा। आधे घंटे बाद उसकी मीटिंग थी। वो लैपटॉप में कुछ देखने लगा। राजवीर जी ऑफिस आ रहे थे। उसी वक्त आहान मीटिंग के लिए जा रहा था। दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। सारे ऑफिस स्टाफ की नजरें बस एक टक उन दोनों पर ही थी। आहान वहां से जाने लगा और राजवीर जी भी अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगे। दोनों जैसे ही अपने अपने रास्ते चले गए, सबने चैन की सांस ली। थैंक गॉड, आज कोई सीन नहीं क्रिएट हुआ, अमन ने मन ही मन में कहा। घर पर दादी जी मंदिर में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। आहान को जिस तरह से इशिका देख रही थी, ये सब उन्होंने देखा था। माता रानी, बस मेरे आहान को खुश रहने की वजह दे दो, उन्होंने माता की मूर्ति की ओर देख कर कहा। तभी गायत्री जी उनके पास आते हुए बोली, माँ जी, वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहता। जो बात बीत गई उसे लेकर अब तक बैठा हुआ है। 2 साल हो गए फिर भी। दादी जी ने गायत्री जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहू, जब जिंदगी में खुश रहने की वजह मिलती है तो कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा विश्वास कहता है हमारा आहान भी बहुत जल्द एकदम पहले जैसा हो जाएगा। गायत्री जी अपनी सास को देखने लगी कि वो मुस्कुराते हुए बोली, इस घर का रुख बदलता जा रहा है। अब सहसा ही गायत्री जी के दिमाग में इशिका का ख्याल आया। वो थोड़ा सोचते हुए बोली, माँ जी, इशिका और आरव के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों की उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है और दोनों हैं भी एक जैसे स्वभाव के। पर आहान तो बिल्कुल ही अलग है। दादी जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने गायत्री जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमने कुछ कहा नहीं है, और वैसे भी इश्क उम्र या पसंद नापसंद नहीं देखता। हम बस सोच रहे थे, होगा तो वही जो रब की मर्जी होगी। अपनी मीटिंग खत्म करके आहान वापस ऑफिस आ चुका था। वो अपने कैबिन में बैठा अपनी घड़ी देख रहा था। 11 बजने में 5 मिनट ही बचे थे। आहान के चेहरे पर एक्सप्रेशंस डार्क होते जा रहे थे। उसे आरव और इशिका के बीच की बातचीत याद आ रही थी। सोचते हुए आहान ने फिर घड़ी देखी। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला और हांफता हुआ आरव अंदर आया। वो खड़ा होकर लंबी सांसें लेने लगा। आहान अपने आईब्रोज उठाए उसको बहुत पैनी नजरों से देख रहा था। आरव आकर चेयर पर बैठा। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगा। आहान गहरे एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। पानी पीते हुए आरव की नजरें जैसे ही उस पर गई, पानी गले में ही अटक गया। वो खांसने लगा। आहान ने टिश्यू पास किया। आरव ने तुरंत अपना मुंह साफ करके फाइल बढ़ाते हुए कहा, इट्स डन भाई। आहान ने फाइल पकड़ी और नजर घुमाकर आरव की ओर देखकर शांत भाव से बोला, नेक्स्ट वर्क तुम ऑफिस से स्टार्ट करोगे। पर भाई, आरव ने कुछ कहना चाहा कि आहान बोला, जस्ट शट अप। आरव चुप हो गया और वो उठकर जाने लगा। आहान ने फिर एक एक्सप्रेशनलेस टोन में कहा, खुद को इस लायक बनाओ कि तुम पर कोई खुद यकीन कर सके।
किसी के सामने ये ना कहना पड़े कि वो तुम पर विश्वास करे। आरव आहान की बात का मतलब समझ नहीं पाया। क्या? उसने कंफ्यूजन भरे टोन में कहा। अपनी हरकतों पर कंट्रोल करो। आहान की बात सुनकर आरव एकदम से बोला, यू मीन फ्लर्टिंग? उसकी बात सुनते ही आहान की दोनों आईब्रोज जुड़ गई। वो उसे घूरने लगा। आरव चुप हो गया। अरे भाई, वो मैं तो बस मजे लेता रहता हूं, आरव ने कुछ पल बाद कहा। आहान अभी भी अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ आरव को देख रहा था। आरव ने आहान का चेहरा देखकर वहां से जाना ही सही समझा। वो चलते हुए दरवाजे तक आया कि आहान की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी। आरव रुको। आरव के कदम रुक गए। वो वहीं खड़े खड़े आहान की ओर पलटा। आहान बहुत गौर से फाइल देख रहा था। उसने नजर उठाकर आरव की ओर देखते हुए कहा, यह काम तुमने तो नहीं किया? आरव ने नजरें झुका ली। आहान समझ गया उसकी बात बिल्कुल सही थी। भाई ज्यादा काम था, इशिका ने हेल्प की, आरव नजरें झुकाए हुए बोला। आहान उसे देखता रहा। आरव के फेस एक्सप्रेशन देखकर आहान ने गहरी सांस ली और बोला, जाओ अब। आहान की बात सुनते ही आरव ने चैन की सांस ली और तुरंत वहां से चला गया। आहान अब उस फाइल को बहुत गौर से पढ़ने लगा। एक एक पन्ने को पलटकर वो बहुत ध्यान से सब देख और पढ़ रहा था। फाइल बंद करते ही अनायास ही आहान के मुंह से निकला, इम्प्रेसिव। उसके दिमाग में बार बार सुबह पूजा करती इशिका की छवि आ रही थी जो आहान को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। इशिका अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बार बार आहान की अलग अलग छवि घूम रही थी, जिससे वो समझ नहीं पा रही थी कि रियल आहान है कैसा। अपनी उलझन में इशिका का ध्यान तब टूटा जब उसके फोन पर ऋचा का कॉल आया। उसका नंबर देखते ही इशिका ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। जाना कैसी है? कॉल रिसीव करते ही इशिका बोली, ईशु आई मिस यू यार। इशिका भी उसकी बात सुनकर मायूस हो गई। आई मिस यू टू, उसने मायूस होकर कहा। दोनों काफी उदास हो गई, पर इशिका को एकदम से कुछ याद आया तो वो एक्साइटेड होकर बोली, ओए तुझे पता है वो यही है। ऋचा उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। उसने एकदम से सवाल किया, कौन? अरे वो मिस्टर स्ट्रेंजर। इशिका की बात सुनते ही ऋचा को भी शॉक लगा। है? सच्ची? मुच्ची, पता है तुझे यार, बहुत कंफ्यूजिंग बंदा है। अरे यार, उसके इतने साइड्स देख लिए हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो है क्या। इशिका ने अपनी मन की बात ऋचा के सामने कही। ओहो मैडम, 2 दिन में कितने साइड्स देख लिए तूने उसके? ऋचा इशिका को छेड़ते हुए बोली। इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसके घर पर ही हूँ मैं। अरे वाह कुड़िए, बाबा जी ने तेरी अरदास बड़ी जल्दी पूरी कर दी। तो बताओ, मिस्टर स्ट्रेंजर को किस्मत बनाने के लिए तैयार हो आप? ऋचा ने हंसते हुए पूछा। इशिका एकदम शांत पड़ गई। उसकी आंखों के सामने आहान का चेहरा घूमने लगा। इधर ऑफिस में राजवीर जी अपने कैबिन में बैठे हुए थे, तभी उनका मैनेजर आया। उसने दरवाजा नॉक किया तो राजवीर जी ने उसे अंदर आने का इशारा किया। अमन अंदर आया। उसने शांत से स्वर में कहा, सर आहान सर ने सेक्रेटरी रखने की बात सुनते ही मना कर दिया। राजवीर जी के चेहरे पर गहरे एक्सप्रेशंस आ गए। उन्होंने अमन को जाने का इशारा किया तो वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही राजवीर जी एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोले, ये लड़का ना जाने कब उन बातों को भूलेगा। हमने सोच तो लिया है सब, पर पता नहीं उनका कोई फायदा होगा या नहीं। उनके चेहरे पर एक उलझन भरे एक्सप्रेशंस आ गए, पर फिर कुछ सोचते हुए वो बोले, नहीं भी होगा तो हम ये करवा कर रहेंगे, वरना आहान अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। आहान अपने कैबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर डेट पर पड़ी, 29 अक्टूबर। आहान के एक्सप्रेशनलेस फेस पर एक गहरा दर्द उभर आया। उसने तुरंत लैपटॉप बंद कर लिया और अपना सर चेयर से लगा लिया। इस वक्त उसके मन में एक गहरा तूफान था। उसका दर्द अचानक गुस्से से भर गया। मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करके आपने कहा कि आपको सब ठीक करना था, मेरी जिंदगी संवारनी थी। मिस्टर मेहरा, मेरी लाइफ में किसी के लिए अब कोई जगह नहीं बची, किसी के लिए नहीं, आहान ने गुस्से से कहा। वहीं दूसरी तरफ इशिका को चुप देखकर ऋचा ने फिर अपना सवाल दोहराया, बोलो मैडम, क्या हुआ मिस्टर स्ट्रेंजर का? कहा था किस्मत मान लूंगी, अब बता क्या तैयार है उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए? इशिका अभी भी आहान के बारे में सोच रही थी। क्या इशिका सच में आहान को अपनी किस्मत मान लेगी? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 13। इशिका आहान के बारे में सोचने लगी। क्या वो सच में उसे अपनी किस्मत मान लेगी? ये सवाल उसके मन में भी घूमने लगा। तभी ऋचा की आवाज आई, ओए ईशु, सो गई तू? इशिका उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ा गई। उसके हाथ से फोन छूटने लगा, पर उसने वो संभाल लिया और थोड़ी मुरझाई हुई आवाज में बोली, जाना तू मुझे और कंफ्यूजन में मत डाल, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ। ऊपर से ये खड़ूस सा इंसान, उफ, मैंने तो सोच सोच के ही मर जाना है। ओए चुप कर, ऋचा ने डपट लगाई। उसकी डांट सुनकर इशिका हंस पड़ी। ऋचा ने उसके हंसने की आवाज सुनकर थोड़ा नाराज होते हुए कहा, वाह मैडम, सही है आपका। सॉरी जाना। अच्छा और बता, अमृतसर कैसा है? छोड़ यार, सब बढ़िया है, पर तेरी याद आ रही है। दोनों का मन एक बार फिर उदास हो गया। कुछ देर बात करने के बाद इशिका ने कॉल कट कर दिया। आज 7 बजे ही आहान घर आ गया। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही भाव थे। वो मेन डोर से होते हुए अंदर आया, तभी आरव जो हॉल में बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था, उसकी नजर आहान पर पड़ी। उसने आहान को हैरान नजरों से देखा, पर आहान बिना उसकी ओर देखे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो चुपचाप सा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने कॉरिडोर का दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में जाते ही उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। आहान ने अपना कोट निकालकर बेड पर फेंक दिया और अपनी टाई लूज करते हुए वो लंबी सांस लेने लगा।
वहीं इशिका नीचे किचन में गायत्री जी के साथ थी। घर में इतने नौकरों के होने के बावजूद वो खुद खाना बनाती थी। इशिका उनको देख रही थी, तभी गायत्री जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या सोच रही हो बेटा? इशिका को माँ की कमी एक बार फिर महसूस हुई। उसकी आंखें छलक आईं, पर उसने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं आंटी जी, आप इतने प्यार से खाना बना रही हैं, बस वही देख रही थी। गायत्री जी मुस्कुरा दी। तभी वेदिका ने आते हुए कहा, दी आप इधर आओ। वो इशिका का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर ले आई। हॉल में ही आरव सोफे पर पसरा हुआ अपने फोन में गेम खेल रहा था। वेदिका इशिका को लाकर एक सोफे पर बैठाते हुए बोली, आप नॉवल पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरी हेल्प करोगे? इशिका ने हाँ में गर्दन हिलाई कि तभी वेदिका ने कहा, पता है मेरा एक फ्रेंड है, उसे अपनी। वेदिका बोल ही रही थी कि इशिका उसको रोकते हुए बोली, रुको रुको रुको। वेदिका ने अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखा। वो दोनों आरव से कुछ दूर थे और उसने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे, इसीलिए वो कुछ सुन नहीं पाया। पर जब आरव ने इशिका को खड़ा देखा, उसने अपने कानों से ईयरफोन निकाले और बैठकर इशिका को गौर से देखने लगा। इशिका खड़ी होकर अपने हाथ को हिलाते हुए बोली, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रही हो, पर जाना ये वाली इतनी आसानी से प्यार समझ नहीं आता। तो अपने उस दोस्त को बोलो पहले समझे, अपनी फीलिंग्स को जाने, उसके बाद ये बाकी कुछ। इशिका की बात सुनकर वेदिका और आरव के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, पर अपने कमरे से बाहर आते आहान ने जब इशिका की बात सुनी, उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। अपने दोनों हाथ फैलाते हुए इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या है ना, ये टाइम पास वाली मोहब्बत बहुतों से हो जाती है, पर सच्चा प्यार वही है जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए हम तैयार हों। आहान की नजरें इशिका पर ठहर गई थी। तभी उसका दुपट्टा लहराते हुए उसके चेहरे को ढक गया। इशिका अपने चेहरे से दुपट्टा हटाने लगी। आहान ने जैसे ही इशिका का चेहरा देखा, उसे बिल्कुल वही एहसास हुआ जैसे बादलों के बीच छुपा चांद उसे नजर आ गया। उसकी नजरें अब भी इशिका के चेहरे पर ठहरी हुई थी। तभी इशिका ने वेदिका से कहा, नॉवेल्स में ना मुझे लव स्टोरी पढ़ने का शौक है, पर जोड़ी मेकर नहीं हूं मैं। इतना कहकर इशिका ने मुंह बना लिया। उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर आहान के चेहरे पर अपने आप एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसका अंदाजा नहीं था उसे। फिर इशिका की वजह से आहान स्माइल कर रहा था। आरव अपना फोन रखकर इशिका के करीब आते हुए बोला, उम्र के हिसाब से ज्यादा जानती हो आप प्यार के बारे में। इशिका आरव की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने एक शांत सी आवाज में कहा, उम्र से फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में जो चीज बहुत ज्यादा या कम हो, उनके बारे में जानकारी अपने आप हो जाती है। आहान ने जब इशिका की बात सुनी, उसे उसकी आंखों में एक दर्द सा दिखा, पर फिर आहान ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगा। वेदिका हंसते हुए बोली, यार दी आप तो मस्त हो एकदम। इशिका मुस्कुरा दी। तभी उसकी नजरें नीचे आते आहान पर पड़ी। वो हैरान नजरों से आहान को देखने लगी। आहान ने ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, जिसमें उसकी बॉडी एकदम भरी भरी दिख रही थी। एकदम परफेक्ट लग रहा था वो। आज पहली बार इशिका ने आहान को कैजुअल कपड़ों में देखा था, वरना वो ज्यादा फॉर्मल कपड़ों में ही रहता था। इशिका की नजरें आहान पर देखकर आरव फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, डोंट वरी, भाई ही है, उनका कोई भूत भूत नहीं है, वो घर आ चुके हैं। आरव की बात सुनकर इशिका इधर उधर देखने लगी। आहान उन सबको इग्नोर करते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। उसने एक नजर भी किसी की ओर नहीं देखा और सीधा किचन की तरफ चला गया। किचन में आते ही आहान ने अपनी माँ को देखा। उनको देखकर उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और शांत आवाज में बोला, माँ। उसकी आवाज सुनते ही गायत्री जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो पलटते हुए उसकी ओर देखकर प्यार से बोली, आज तू आ गया वक्त पर, वरना। वो बोलते बोलते रुकी। तभी आहान ने कहा, मुझे भूख लगी है। गायत्री जी झट से प्लेट में खाना निकालने लगी। आहान एक टक उन्हें देख रहा था, पर फिर वो अपनी माँ के पास आया। उसने साइड से अपनी माँ को हक करते हुए धीरे से कहा, सॉरी। उसके इतना कहते ही गायत्री जी के चेहरे पर उदासी छलक आई। वो नम आंखों से बोली, जा खाना खा ले। आहान ने उनके हाथ से खाने की प्लेट ली। वो बिना कुछ कहे किचन से बाहर निकल गया। इशिका अभी भी हॉल में ही थी। आरव और वेदिका वहां से जा चुके थे। आहान को किचन से बाहर आते देखकर इशिका उठी और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आहान बिना किसी भाव के आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और खाने लगा। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था, तो भूख लाजमी थी। कुछ देर बाद खाना खाकर वो प्लेट उठाने लगा कि गायत्री जी आते हुए ही बोली, तू रुक, मैं करती हूँ। माँ, मैं कर लूंगा। आहान प्लेट उठाकर वापस किचन में आया। उसने वो प्लेट धोई और फिर बाहर निकल कर आया। गायत्री जी ने आहान को रोकते हुए कहा, कल तो तेरी मीटिंग नहीं है सुबह जल्दी? नहीं। आहान ने बस इतना ही जवाब दिया। राजवीर जी को मेन डोर से आता देखकर आहान अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ऊपर आने के बाद वो अपने कमरे में ना जाकर टेरेस पर चला गया। आहान ऊपर छत पर आकर एक जगह खड़ा हो गया और चुपचाप एकटक गहरे आसमान को निहारने लगा, जो अब रात के अंधेरे के कारण काला पड़ने लगा था। आसमान को देखते हुए आहान अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हुआ बोला, सब कुछ कितना सेम है ना, मेरी लाइफ और इस अंधेरे में। रात के डिनर के लिए सब बैठे हुए थे, पर आरव और वेदिका को छोड़कर किसी का ध्यान खाने पर नहीं था। राजवीर जी अपने गहन विचार में डूबे थे। दादी जी और गायत्री जी आहान के बारे में सोच रही थीं, तो वहीं इशिका की नजर बार बार आहान के कमरे के पास जा रही थी। जैसे तैसे सबने खाना खाया। इशिका छत पर आ गई। आहान एक कोने में खड़ा था, उस पर उसकी नजर नहीं पड़ी। इशिका चुपचाप टहलने लगी। उसकी नजरें तारों पर थीं। आसमान में लगे तारों को देखकर इशिका ने अपने ब्रेसलेट में लगे स्टार देखे और उसे चूमकर बोली, आई मिस यू मम्मा। आहान शांत सा खड़ा था। तभी उसकी नजर इशिका पर पड़ी, जो कभी अपने ब्रेसलेट में लगे स्टार्स को तो कभी आसमान में तारों को निहार रही थी। इशिका ने अपनी बाहें फैला दी और वो हवा को महसूस करने लगी। उसका दुपट्टा हल्की हवा में लहरा रहा था। आहान की नजर उसके दुपट्टे पर ठहर गई।
उसे चंडीगढ़ की बातें याद आने लगी। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मतलब चंडीगढ़ में वो पहली लड़की भी यही थी। वो वहां से निकलकर जाने लगा, तभी इशिका की नजर आहान पर पड़ी। सुनिए, इशिका ने आवाज दी। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही आहान के कदम रुक गए। इशिका ने आहान को क्यों रोका था, जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 14। सुनिए, इशिका ने आवाज दी। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही आहान के कदम रुक गए। आहान के कदम रुकते ही इशिका की आवाज गले में ही अटक गई। आहान उसकी ओर पलटा। उसने इशिका की तरफ देखकर अपनी आईब्रोज उठाई। वो आपने उस दिन की बात को ज्यादा सीरियसली ले लिया। मेरी आदत। और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारी बातों को सीरियसली लूंगा? आहान ने इशिका की बात बीच में काटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इशिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपना मुंह बनाते हुए आहान को घूरते हुए बोली, हाउ रूड, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैंने तुमसे बात की, आहान ने सवालिया लहजे में कहा, क्योंकि इशिका ने ही उसे रोका था। उसकी बात सुनकर इशिका का मुंह बन गया। उसने चिढ़कर कहा, बदतमीज हो आप। तुमसे कम, कहते हुए आहान जाने लगा। उसकी हरकत और उसका एटीट्यूड देखकर इशिका को गुस्सा आने लगा। वो चिढ़कर थोड़ा तेज आवाज में बोली, ओ मिस्टर खड़ूस, ज्यादा आसमान में चढ़ने की जरूरत नहीं है। आहान ने पलटकर इशिका की ओर देखा। इशिका को तीखी नजरों से देखते हुए आहान चुपचाप वहां से चला गया। जाते हुए आहान को इशिका बस चुपचाप घूरे जा रही थी। दुष्ट प्राणी, इशिका बड़बड़ाई। वो उठकर नीचे आने लगी। इशिका अपने कमरे के पास आई, तभी उसने देखा आहान नीचे से आ रहा था। उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी। उसको देखते ही इशिका के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ गए। वो भनभनाते हुए बोली, खड़ूस नहीं, महाखड़ूस है ये। मेरे जैसी इतनी क्यूट सी लड़की को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आहान ऊपर आया। उसकी नजर इशिका पर पड़ी। वो उसके पास से जाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इशिका ने खुन्नस भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, मैं क्यों सोचूंगी आपके बारे में? वो तो तुम जानो, आहान ने लापरवाही से कहा और आगे बढ़ गया। इशिका का मुंह हैरानी से खुल गया। वो जाते हुए आहान को देखकर बड़बड़ाई, दुष्ट प्राणी। आहान अपने कमरे में आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और अपने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल एक टेबल पर रख दी। आहान के दिमाग में एक बार फिर इशिका की बातें घूमने लगी। उसकी बातें याद आते ही आहान के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशंस आ गए। बदतमीज है ये लड़की पूरी की पूरी। वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। इशिका अपने कमरे में आ गई। आहान की बातें सोचकर उसका मुंह भी बना हुआ था। वो चिढ़ते हुए बोली, इस पूरे घर में सब इतने अच्छे हैं, पर एक ये है, इंसान कम राक्षस ज्यादा, दुष्ट कहेंगे। आहान ने अपने वार्डरोब में से कुछ निकाला। ये सिगरेट थी। वो उस डिब्बी को लेकर बालकनी में आ गया। वहां आकर आहान सोफे पर बैठा। वो एक टक सिगरेट को घूर रहा था। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने वो वहीं अपने पास पड़ी टेबल पर रख दी। आहान चुपचाप फिर खुले आसमान की गहराई देखने लगा। उसके मन में इस वक्त एक गहरा तूफान था जो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने अपनी आंखें मूंदी कि उसे किसी के पायल की आवाज और हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। आहान ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर फिर एक बार डार्क एक्सप्रेशन आ गए। उसने टेबल पर रखी सिगरेट की डिब्बी उठाई और उसमें से सिगरेट निकालकर उसे जला लिया। आहान ने सिगरेट मुंह से लगा लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव अब नहीं थे। सिगरेट की हर एक कश के साथ आहान एकदम शांत होता जा रहा था। आहान ने सिगरेट मुंह से निकाली। उसने अब वो आधी जली हुई सिगरेट को देखा, फिर उसे मुंह से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ इशिका ने अपना फोन निकाला। उसने तुरंत अपने पापा को कॉल किया। हेलो पापा, कैसे हो आप कब आएंगे? और आपका काम कितना लंबा चलने वाला है? कॉल कनेक्ट होते ही इशिका ने सवालों की लाइन लगा दी। दूसरी ओर से अशोक जी उसके सवालों को सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा, तो हमारी बिटिया हमें याद कर रही है। क्यों, वहां आपको अच्छा नहीं लग रहा? अरे नहीं पापा, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर आपको पता है मैं आपके बिना नहीं रही कभी। इशिका उदास हो गई। उसकी उदासी का आभास होते ही अशोक जी उसका मूड ठीक करने के लिए जानबूझकर बोले, अरे बच्चा, हम जल्दी ही आ जाएंगे, और वैसे भी हमने आपको ससुराल नहीं भेजा। इतना सुनकर इशिका का मुंह बन गया। उसने चिढ़कर कहा, ओके बाय, मैं रखती हूँ। इतना कहकर इशिका ने कॉल कट कर दिया। ये पापा भी ना, वो बड़बड़ाई। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया जो देखते ही इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपना फोन लिया, आराम से बेड पर पसर गई और कुछ पढ़ने लगी। अगली सुबह जब इशिका नीचे आई, उसने देखा मंदिर में दादी जी थी, तो वो उनके पास आकर पूजा की तैयारी करने लगी। इशिका को देखकर दादी जी को उसका आहान को देखना याद आने लगा। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, इशिका, तुम यहाँ खुश हो ना बेटा? इशिका ने पलटकर दादी जी को देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए ही बोली, दादी माँ, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ पर सब बहुत ही अच्छे हैं। सब? दादी जी का इशारा आहान की तरफ था, पर वो सीधे तो नहीं पूछ सकती थी। हाँ, इशिका ने इतना कहा कि उसकी आंखों के सामने आहान का चेहरा घूम गया। आहान के बारे में याद आते ही इशिका का मुंह बन गया, जो दादी जी बहुत ही गौर से देख रही थी। उन्होंने इशिका के फेस एक्सप्रेशन देखने के बाद सवाल किया, क्या हुआ बेटा? इशिका ने अपने हाथ में पकड़ा कपड़ा वहीं मंदिर में रखा और वो उठकर दादी जी के पास आकर थोड़ा धीरे से बोली, देखिए दादी माँ, आपने मुझसे पूछा इसलिए बता रही हूँ। बाकी सब तो ठीक है, पर ये जो खड़ूस दुष्ट प्राणी है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एकदम अजीब है। इशिका की बातों का मतलब दादी जी खुद ही समझ नहीं पाई।
उन्होंने एकदम से सवाल किया। कौन खड़ूस? अरे वही आहान, इशिका ने झट से कहा। पर जब उसे एहसास हुआ तो वो तो एकदम से चुप हो गई। पर दादी जी हंस पड़ी। उनको हंसता देखकर इशिका का मुंह बन गया। वो बेचारगी से उनकी ओर देखते हुए बोली, दादी माँ, नहीं सच्ची पता है आपको, वो ना कभी सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनको बाबा जी ने जुबान सिर्फ गुस्सा करने के लिए दी है। दादी जी के चेहरे पर अब जरा उदासी छलक आई। वो हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली, बेटा जिंदगी बहुत कुछ ऐसा करा देती है जिससे जुबान खामोश हो जाती है। इशिका उनकी ओर देखती रही। उसने अब बिना कुछ कहे दादी जी की ओर देखते हुए मन में कहा, शायद मेरा कुछ कहना सही नहीं होगा। ये सोचकर इशिका वापस अपने काम में लग गई। इधर आहान बेड पर पेट के बल सो रहा था। कमरे में मंदिर से आती आवाजें उसकी नींद तोड़ रही थीं, पर उसने एक कुशन उठाकर कानों के पास लगा लिया और नहीं उठा। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। आवाज सुनते ही आहान उठकर बैठा। उसने बेड पर पड़ी अपनी टी शर्ट उठाकर पहनी और बोला, आ जाओ। दरवाजा खुला। घर का एक नौकर अंदर आया। उसके हाथ में कॉफी का कप था। उसने आकर वो आहान के बेड के पास टेबल लैंप पर रखा। तभी आहान बोला, नरेश, माँ को कहना मेरे लिए ब्रेकफास्ट कमरे में भेज दे। जी आहान बाबा, कहते हुए नरेश वहां से चला गया। आहान ने कॉफी का कप उठाया। वो चुपचाप कॉफी के घूंट मुंह में भरने लगा। कॉफी का कड़वापन भी आहान के चेहरे पर सुकून लेकर आ रहा था। उसने कॉफी पीते हुए ही कुछ सोचकर कहा, मिस्टर मेहरा की इस गेस्ट को लाने के पीछे उनका मोटिव क्या है? वहीं राजवीर जी अपने कमरे में अपना ब्लेजर पहन रहे थे। दाईं ओर से वो हाथ डाल रहे थे, तभी गायत्री जी ने पीछे से उनकी मदद की। राजवीर जी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बटन बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा, पत्नी हमेशा वही सही होती है जो हर कदम पर साथ निभा सके। गायत्री जी धीरे से बोली, पर आप जानते हैं आहान। गायत्री, तुम चिंता मत करो, जो हुआ ठीक हुआ। आहान की किस्मत में जिसका साथ लिखा होगा वो उसे मिल ही जाएगी। राजवीर जी गायत्री जी की बात काटते हुए बोले और पलटकर मुस्कुराते हुए दोबारा बोले, नाश्ता मिलेगा? चलिए लगवाती हूँ, गायत्री जी ने मुस्कुराकर कहा। राजवीर जी कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। गायत्री जी जाते हुए राजवीर जी की ओर देखकर आहान के बारे में सोचते हुए बोली, जो हुआ सही था, पर आहान को कौन समझाए, वो नहीं समझेगा कुछ। इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की एक धारा बह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे बाप बेटे के रिश्ते में दरार आ गई थी? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 15। आहान जब अपने कमरे से बाहर आया, उसका ध्यान अपने फोन पर था, जिसे वो चलाते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती इशिका से टकरा गया। दोनों का सर जैसे ही टकराया, आहान के मुंह से तुरंत सॉरी निकला। पर जैसे ही उसने अपनी नजरों से सामने इशिका को देखा, उसके फेस पर डार्क एक्सप्रेशन आ गया। उसका ये एक्सप्रेशन देखकर इशिका ने आंखें छोटी छोटी करके उसे देखते हुए कहा, अब भी एटीट्यूड? आप ना खाने की जगह एटीट्यूड ही खाते हैं, तभी आपको भूख प्यास तक नहीं लगती। इशिका की अजीब बात सुनकर आहान की आईब्रोज आपस में जुड़ गईं। उसने उसे घूरा, पर वो उसे एटीट्यूड दिखाते हुए शान से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और आहान बस देखता ही रह गया। बदतमीज लड़की। आहान बुदबुदाया और वो भी नीचे उतर कर आने लगा। इशिका आकर मुस्कुराते हुए बोली, दादी माँ, आज एकादशी है, मंदिर चलेंगी आप? उसकी बात सुनते ही दादी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आहान हैरानी से इशिका की ओर देखने लगा। सीढ़ियों से उतरते हुए उसके कदम वहीं रुक गए। तभी दादी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं तो हर बार जाती हूँ, आहान ही लेकर जाता है, पर आज तक साथ कोई नहीं गया। तू चलेगी तो अच्छा ही लगेगा। उनकी बात सुनकर इशिका मुस्कुराई थी, पर आहान का नाम सुनकर उसका मुंह बन गया। पीच कलर के लॉन्ग सूट के साथ सेम पैजामा, गले में दुपट्टा, माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, बालों को बीच की मांग में खुले छोड़े हुए इशिका बेहद खूबसूरत लग रही थी, जो अब आहान बहुत गौर से देख रहा था। तभी दादी जी की नजर सीढ़ियों पर खड़े आहान पर पड़ी। उसे यूं इशिका को देखता देखकर दादी जी मुस्कुरा दी। उन्होंने आहान की ओर देखकर कहा, आहान आ गया तू? अपनी दादी की आवाज सुनकर वो अचानक से होश में आया। उसने नजरें उनकी ओर की और नीचे आया। गुड मॉर्निंग दादी माँ, आहान ने झुककर अपनी दादी के पैर छूते हुए कहा। खुश रहे। दादी जी के इतना कहते ही एकाएक इशिका के मुंह से निकला, वो तो इनसे होने से ही रहा दादी माँ। इशिका को जब एहसास हुआ उसकी बात सब सुन चुके थे, तो वो चुप हो गई। आहान उसे बुरी तरह से घूर रहा था। दादी ये देखकर मन में ही बोली, माता रानी, मेरा मन कहता है मेरे आहान की खोई हुई खुशी यही लड़की लौटाएगी। तभी गायत्री जी वहां आते हुए बोली, माँ नाश्ता तैयार है। बहू, हम और इशिका मंदिर जा रहे हैं, आज एकादशी है। दादी ने मुस्कुरा कर कहा तो गायत्री जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आहान इशिका के बिहेवियर से काफी इरिटेट हो रहा था। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा तभी दादी जी बोल पड़ी, आहान मंदिर तक छोड़ देगा ना? छोड़ देने की बात सुनकर इशिका आहान को देखने लगी। आहान ने हाँ में सर हिलाया कि तभी आवाज आई, दी मैं भी जाऊंगी आपके साथ। वेदिका की बात सुनकर इशिका मुस्कुरा दी। आहान चुपचाप घर से निकलकर बाहर चला आया। दादी, इशिका और वेदिका भी अब बाहर आई तो उन्होंने देखा आहान अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा था। दादी के आते ही आहान ने अपनी कार का पीछे का दरवाजा खोला तो दादी मुस्कुराते हुए आकर पीछे बैठ गई। इशिका थोड़ी हैरान थी आहान का ये रूप देखकर। आहान की नजरें जैसे ही इशिका पर पड़ी, उसे देखकर आहान ने शांत भाव से कहा, बैठो। उसके इतना कहते ही इशिका और ज्यादा हैरान हो गई। वेदिका चुपचाप आकर आगे ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ गई, पर इशिका को हैरानी से अपनी ओर देखता पाकर आहान चिढ़ गया। उसने आईब्रो उठाकर इशिका की ओर देखते हुए उसे अंदर बैठने का इशारा किया।
तो वो झट से आकर दादी के पास बैठ गई। आहान ने अब डोर लॉक किया और आकर आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वेदिका आहान की ओर देखकर ऋषिका से बोली, दी पता है आपको, आहान भाई ना बस दादी और मॉम के लिए ही फ्री होते हैं। उसकी बात सुनकर ऋषिका को पुरानी बात याद आ गई कि आहान अपनी दादी और माँ के साथ अच्छे से बिहेव करता था। वो चुपचाप अपनी नजरें विंडो से बाहर की ओर करके बाहर देखने लगी। खुली सड़कों पर से आती ठंडी हवाएं ऋषिका को सुकून दे रही थी। उसने अपने चेहरे को बाहर की ओर कर लिया और उस हवा को महसूस करने लगी। आहान चुपचाप ड्राइव कर रहा था। उसके पीछे बैठी दादी कभी ऋषिका तो कभी आहान को देख रही थी। वेदिका ने अपना फोन निकाला और हेडफोन निकालकर कान में ठूस लिया। ड्राइव करते करते जब आहान की नजर ऋषिका पर पड़ी, एक पल को उसकी नजरें उस पर ही थम गई। कितनी प्यारी लग रही थी वो उसको। यूं देखते हुए आहान की तंद्रा तब टूटी जब दादी ने उसका नाम लिया। हाँ दादी माँ, आहान एकदम से सामने देखते हुए बोला। उसकी आवाज सुनकर ऋषिका का ध्यान अब एकदम से आहान पर गया। उसने उसे देखा और बड़बड़ाई, ये ना बस मुझे ही एटीट्यूड दिखाते हैं, इतनी तो क्यूट हूं मैं। बेटा महादेव के मंदिर चलना, दादी जी ने कहा तो आहान ने बस हाँ में गर्दन हिलाते हुए नजरें सामने गड़ा ली। वो खुद पर हैरान था, आखिर कैसे वो ऋषिका को देखता रह गया। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि वो लोग जल्द से जल्द मंदिर पहुंच जाएं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर जी ऑफिस के लिए निकले। उनके ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी निकाली वो आकर पीछे बैठे और ड्राइवर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कॉल आंसर किया। हाँ अशोक, कैसे हो? राजवीर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। दूसरी ओर अपने कमरे में बैठे अशोक जी ने मुस्कुराते हुए जूस का ग्लास उठाकर कहा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, तुम बताओ, और हमारी इशू कैसी है? ज्यादा परेशान तो नहीं करती? राजवीर जी ऋषिका के बारे में सोचकर मुस्कुरा उठे और अपने दोस्त की बात का नाराजगी से जवाब देते हुए बोले, कैसी बात कर रहे हो, इतनी प्यारी है बच्ची। हमारी बेटी को बहुत ज्यादा समझने लगे, है ही इतनी प्यारी बच्ची। दोनों दोस्तों ने कुछ देर बात करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट किया। अब तक राजवीर जी का ऑफिस मेहरा कंस्ट्रक्शन भी आ चुका था, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और झट से पीछे का दरवाजा खोला। राजवीर जी बाहर आए। वो मेन डोर से एंट्री लेते हुए ऑफिस के अंदर बढ़ गए। सारा स्टाफ उन्हें ग्रीट करने लगा। उन्होंने सर हिलाकर सबको रिस्पॉन्स दिया और अपने केबिन की ओर बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ आहान ने शिव मंदिर के सामने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी के रुकते ही सब बाहर निकले। आहान वहीं खड़ा रहा। दादी और वेदिका आगे बढ़ने लगी। ऋषिका अपने सर पर दुपट्टा रख रही थी, तभी आहान की नजर उस पर पड़ी। वो एक टक उसे देखने लग गया। ऋषिका ने अपना दुपट्टा सर पर रखते हुए झुककर मंदिर की सीढ़ियों को छूकर माथे से लगा लिया। उसको देखकर आहान के चेहरे पर एकदम शांत भाव थे। वो उसकी ओर देखते हुए अपने आप में बड़बड़ाया, कितनी मासूम लगती है ये कभी कभी। पर तभी उसने महसूस किया वो क्या बोल गया, तो वो एकदम शांत पड़ गया। ऋषिका ने देखा दादी उससे आगे थी, तो वो आगे बढ़ने लगी, पर तभी उसकी नजर गाड़ी के पास खड़े आहान पर पड़ी। दोनों के बीच ज्यादा फासला नहीं था और अभी उनके आसपास कोई था भी नहीं, तो ऋषिका ने आहान की ओर देखकर कहा, आप नहीं आएंगे? तुम अपना काम करो, आहान ने बिना किसी भाव के कहा, जिससे ऋषिका ने मुस्कुरा कर कहा, मंदिर आए हैं, ऊपर तक आएंगे तो आप थक नहीं जाएंगे, पर हाँ ऐसे भगवान का अपमान करना सही नहीं है। ऋषिका इतना बोलकर चुप हो गई। आहान उसे ही देखता रह गया। ऋषिका जाने लगी, पर तभी वो रुकी। उसने पलटकर धीरे से कहा, आइएगा जरूर। इतना कहकर ऋषिका वापस चली गई। आहान बस जाती हुई ऋषिका को देखता रहा। उसके कानों में उसकी कही बात आइएगा जरूर ही गूंज रही थी। सहसा ही उसके कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। आहान ने एक तरफ जूते उतारे और वो आगे बढ़ने लगा। फिर उसने झुककर मंदिर की सीढ़ियों को छू लिया। ऐसा करते हुए उसकी आंखों के सामने ऋषिका का चेहरा घूम गया। दादी जी, वेदिका और ऋषिका एक साथ थे। पंडित जी को आरती की थाल देने के बाद सबने हाथ जोड़ लिए। कुछ देर बाद जब दादी जी ने अपनी आंखें खोली, अपनी नजरें घुमाते ही उन्होंने जो देखा, उनके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उनके साथ खड़ी ऋषिका के बगल में ही आहान हाथ जोड़े आंखें मूंदे खड़ा था। दोनों साथ में बहुत ही परफेक्ट लग रहे थे, जैसे मानो एक दूसरे के लिए ही बने हो। आसपास खड़े कुछ लोगों की नजरें भी उन दोनों पर ही थी। दादी जी सामने गौरी शंकर की मूर्ति देखकर मन में बोली, हे महादेव, अपनी तरह ही सदा के लिए इनकी जोड़ी बना दीजिए। उनके इतना कहते ही गौरी जी के सर पर रखा दुपट्टा उड़ते हुए ऋषिका और आहान पर आ गया। दोनों ने जैसे ही आंखें खोली, दुपट्टा देखते ही उनकी नजरें एक दूसरे पर चली गई। दादी जी ने जैसे ही ये देखा, उनके चेहरे पर खुशी उभर आई। वेदिका आंखें बड़ी बड़ी किए ये देख रही थी। पंडित जी ये देखते ही बोले, अद्भुत करिश्मा है, सदैव के लिए, जन्मों जन्मांतर के लिए बनी है ये जोड़ी। ऋषिका और आहान के कानों में जैसे ही ये बात पड़ी, वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या शिव पार्वती ने ऋषिका और आहान की जोड़ी बना दी थी? जानने के लिए सुनिए रब की मर्जी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 16। ऋषिका और आहान की नजरें अब भी एक